जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं 18 से लेकर 29 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। अभी हमारी कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन हम आज एक ही दिन में जो है 18 से लेकर 29 जनवरी तक का करंट अफेयर्स एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया गया हमारे पास? सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों अभी पहली बार क्या हुआ है, खो खो विश्व कप का आयोजन हुआ है। इसका ये पहला एडिशन है। ये किसने जीता है इसका खिताब जो है? तो किसने? भारत ने। किसने जीता है? भारत ने ये जीता है खो खो विश्व कप। ये कब से कब तक हुआ था? तो इसका जो आयोजन है 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक। कब से? 13 से लेकर 19 जनवरी तक हुआ है 2025 में। इसका जो आयोजन स्थल है वो क्या रहा है? अपना भारत ही रहा है। कहाँ पर हुआ है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इसका जो संस्करण रहा है, इसका कौन सा रहा है? ये पहला एडिशन रहा है। पहली बार क्या हुआ है? खो खो विश्व कप। इसमें जो शामिल देश है वो कितने हैं? टोटल 23 देश इसमें शामिल हुए हैं। कुल टीम जो थी 20 पुरुषों की टीम थी और 19 किसकी? महिलाओं की टीम थी। आयोजन करता जो है, इसका जो आयोजन किया है किसने? खो खो विश्व कप। तो किसके द्वारा? भारतीय खो खो महासंघ और अंतरराष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो जो 2025 में इसका जो खिताब जीता है खो खो विश्व कप का, वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया गया है? हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा भारत में क्या होता है? एक लोकपाल होता है जो एक केंद्र में होता है, और जो राज्य में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। तो भारत के जो लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? ये 16 जनवरी को। और ये जो है 2025 में पहली बार मनाया गया। 2025 में स्थापना दिवस जो है पहली बार मनाया गया है। पहली बार किसका? भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत के जो लोकपाल है सन 2013 में। कब? 2013 में अधिनियम लाया गया था। 2013 में क्या आया था? अधिनियम आया था। और 16 जनवरी 2014 को, कब? 16 जनवरी 2014 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। तब से क्या है, हमारे भारत में लोकपाल का एक क्या है? पद है। तो हम यहाँ पे वर्तमान में बात करें, जो वर्तमान में लोकपाल है भारत में, वर्तमान में लोकपाल जो है वो कौन है? उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर। क्या उनका नाम? अजय माणिकराव खानविलकर। क्या है ये? अभी वर्तमान में जो है, क्या वर्तमान में लोकपाल जो है कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। और ये सेकंड नंबर के वर्तमान है। और क्या है? ये सेकंड नंबर के। तो जो पहले थे आप लोग उनका नाम याद रखिए। पहले जो लोकपाल भारत के वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम उनका? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये क्या है? भारत के पहले लोकपाल, जो क्या थे? 2014 में। और जो वर्तमान में है वो सेकंड नंबर के हैं, अजय माणिकराव खानविलकर। जो लोकपाल का पद आया वो कब आया? 16 जनवरी 2014। और अधिनियम जो लाया गया था 2013 में। तो 2025 में जो है पहली बार भारत में लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। आप लोग याद रखें। और लोकपाल का अर्थ क्या होता है? लोकपाल का अर्थ क्या होता है? जनता का रक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? किसमें? विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो CEAT को और हिंदुस्तान यूनिलीवर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में चर्चा में रही ट्रोजन गन को भारत ने किस देश के साथ मिलकर विकसित किया है? कौन सी गन? ट्रोजन गन। तो भारत ने विकसित किया है, लेकिन किस देश के साथ मिलकर? तो आप लोग याद रखो किस देश के साथ? फ्रांस के साथ मिलकर। कौन सी गन? ट्रोजन गन, जिसकी रेंज कितनी है? 40 किलोमीटर की रेंज है। कितनी? 40 किलोमीटर की इस गन की रेंज है, ट्रोजन गन, जिसको भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या किया है? विकसित किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसका? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रंजन को। किसे? संजीव रंजन। हिंद महासागर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA। तो इसका जो महासचिव नियुक्त किया गया किसे? संजीव रंजन को। दोस्तों ये है क्या? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ये एक क्षेत्रीय संगठन। क्या है ये? क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन जिसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य जो सीमावर्ती, जैसे हिंद महासागर, उसके सीमावर्ती जो देश है उसमें क्या करना, आर्थिक सहयोग करना और उसका विकास को बढ़ावा देना। क्या करना, सीमावर्ती देशों में, सीमावर्ती देशों की आर्थिक सहायता एवं विकास को बढ़ावा देना। इसका क्या है ये उद्देश्य, किसका, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ये क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य जो है सीमावर्ती देशों की आर्थिक सहायता करना और उनके विकास को बढ़ावा देना। तो इसका जो महासचिव नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, संजीव रंजन को। इसके जो टोटल सदस्य देश है IORA के, तो टोटल कितने हैं, 23 सदस्य देश है। कितने, 23 सदस्य देश है। याद रखोगे, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये कब बना था, तो ये 1997 में। कब बना ये एसोसिएशन, 1997 में बना, जिसके कितने सदस्य हैं, तो 23 देश क्या है इसके सदस्य। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, कौन सा संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। ये कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ये संस्थान स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के सीहोर में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सीहोर में क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। इसकी जो लागत है दोस्तों आप लोग वो भी याद रख लीजिए। इसकी लागत जो है 127 करोड़। इसमें कितनी लागत लगी है, 127 करोड़ इसकी लागत लगी है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में। तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सीहोर में। चलिए आगे आते हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन बने, दोस्तों अभी 20 जनवरी को क्या हुआ है, 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। कब, 20 जनवरी को ये क्या बन चुके हैं, यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो 47वें क्या बने हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति। तो यहाँ की जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, कौन बने हैं, JD वेंस। कौन बने हैं, ये यूएसए के उपराष्ट्रपति है JD वेंस, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था, तो इनका संबंध दोस्तों किससे था, फुटबॉल से। किससे संबंधित है, डेनिस लॉ फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहाँ के खिलाड़ी है, नाम आप लोग वो भी याद रखिए, ये है स्कॉटलैंड के, पूछ सकता है खिलाड़ियों से है, ये किससे है, स्कॉटलैंड से ये संबंधित है। स्कॉटलैंड के ये क्या है, खिलाड़ी, और ये किससे संबंधित है, किस खेल से है, ये फुटबॉल से। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप टिक मार्क कर सकते हैं कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है, ये उर्वशी सिन्हा को। किसे दिया गया है, ये उर्वशी सिन्हा। तो ये है कौन दोस्तों, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या है, प्रोफेसर है, इंस्टीट्यूट की क्या है, ये प्रोफेसर है, कौन, उर्वशी सिन्हा। इन्हें क्या दिया गया है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया है। तो ये किस क्षेत्र में है, अब आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, रमन रिसर्च ये क्या है, ये भौतिक से संबंधित है, भौतिक विज्ञान से। तो उर्वशी सिन्हा क्या है, यहाँ की प्रोफेसर, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो क्वांटम कंप्यूटरिंग। किसके क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटरिंग के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार, क्वांटम और कंप्यूटरिंग के उत्कृष्ट योगदान में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, किसे, उर्वशी सिन्हा को। ये क्या है दोस्तों, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, ये भी आप लोग याद रखिए, ये कहाँ पर है इंस्टीट्यूट, तो ये बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर में क्या है, ये इंस्टीट्यूट है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ की क्या है, ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का है, ये है निकोबार का। कहाँ का, निकोबार का ये तेल है जिसे GI टैग दिया गया है, वर्जिन नारियल तेल। कौन सा, वर्जिन नारियल तेल। तो ये कहाँ का है, निकोबार का, जिसे हाल ही में GI टैग दे दिया गया है। चलिए, हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है, भारत के किस धरोहर स्थल को, तो कौन सा धरोहर स्थल, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। कहाँ को, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन, ये कहाँ है, तो ये आता है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद। इसे क्या किया गया है, तो इस धरोहर स्थल को जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया। इसके साथ साथ आप एक और नाम याद रखोगे यहाँ पर,
उसका नाम क्या है, ये गुजरात में, कहाँ पर है गुजरात में। क्या नाम है उसका, जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची में शामिल किया गया है, भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम, हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम, इसको क्या किया गया है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है 2025 की लिस्ट में। तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। और साथ ही साथ मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया। अब हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, असम राज्य में। कहाँ पर है, असम राज्य में है। ताजमहल, तो ये कहाँ पर है, आगरा। आगरा कहाँ आता है, तो उत्तर प्रदेश। आगरा कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश। चलिए, अजंता एलोरा गुफा ये कहाँ पर है, तो ये आती है महाराष्ट्र में। कहाँ आती है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में क्या है, अजंता और एलोरा की गुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी। भारत सरकार जो है इससे पहले किसको देती थी, फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करती थी। अब किसे करेगी, इसके बाद जो है इंडोनेशिया को। किसको करेगी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन चुका है। क्या बन चुका है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य जो है बन चुका है। कौन से नंबर का, 10वां सदस्य देश बन चुका है क्या, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। जो भारत सरकार है इसको क्या करेगी, ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने कहां पर तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है। किसका, खान मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर जो है तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। ये कौन से नंबर का है, तो तीसरा। तो कहां पर हुआ है ये, तो उड़ीसा में। उड़ीसा के कहां पर, कोणार्क में। उड़ीसा के कोणार्क में जो है इसका आयोजन हुआ है, इस सम्मेलन का। अब दोस्तों खान मंत्रालय, तो खान मंत्री जो है वर्तमान में वो कौन है, खान मंत्री, कोयला एवं खान मंत्री। पूरा आप मंत्रालय का नाम भी याद रखिए, कोयला एवं खान मंत्री। तो वो है कौन, वर्तमान में हम बात करें तो वो कौन है, जी किशन रेड्डी क्या है वर्तमान में, ये कोयला एवं खान मंत्री है। अभी जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, तो ये उड़ीसा के कहाँ पर, कोणार्क में 20 और 21 जनवरी। कब हुआ है ये, 20 और 21 जनवरी को ये सम्मेलन हुआ है। 20 और 21 जनवरी को जो है ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ, उड़ीसा के कोणार्क में राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का ये सम्मेलन था। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, एनटीटी लॉकर। इसमें क्या है दोस्तों, जो कंपनियां होती है वो क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑनलाइन फॉर्मेट के रूप में यहाँ पर रख सकती है। तो कौन सा है ये प्लेटफॉर्म, एनटीटी लॉकर। कंपनियां क्या कर सकती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या रख सकती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑनलाइन रूप से यहाँ पर रख सकती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा डिजी लॉकर, अभी आया था डिजी लॉकर, उसमें क्या रख सकते हैं, अपने दस्तावेज अपन ऑनलाइन रूप में रख सकते हैं। ऐसे ही क्या है, ये कंपनियों के लिए बनाया गया है एनटीटी लॉकर। और इसको किसने विकसित किया है, तो आप लोग ये भी याद रखिए, इसको किसने बनाया है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने इसे विकसित किया है, कॉर्पोरेशन के द्वारा ये क्या किया गया है, विकसित किया गया है। क्या, एनटीटी लॉकर। भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है, तो ये किसने किया है, भारत ने। किसने किया है, भारत ने जो है हाइड्रोजन ईंधन या चालित इंजन विकसित किया है। तो ये किसने, भारतीय रेलवे ने। किसने, भारतीय रेलवे ने ये विकसित किया है। भारतीय रेलवे ने जो है विकसित किया है। और पूर्ण रूप से ये स्वचालित क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या है, स्वचालित है। हाइड्रोजन ईंधन ये किससे चलेगा, ये हाइड्रोजन से ये चलने वाला है। किसके द्वारा, भारतीय रेलवे ने इसे विकसित किया है। तो दुनिया का सबसे ये शक्तिशाली है, क्या है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ईंधन है। इसकी जो शक्ति है दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिए, इसकी जो शक्ति है सबसे शक्तिशाली, इसकी शक्ति कितनी है, 1200 हॉर्स पावर। क्या है, 1200 HP इसकी क्या है, ये इस ईंधन की शक्ति है। चलिए आगे आते हैं। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां शुरू की है, किसने की है, तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली
निजी सेमीकंडक्टर, पहली क्या है ये निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा है, ये कहाँ शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ये शुरू की है। किसने? तो इंडीचीप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कौन सा? विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के वडनगर में। कहाँ पर? गुजरात के वडनगर में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया इसका उद्घाटन? वो भी याद रखिए आप लोग। इसका जो उद्घाटन किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया? इसका उद्घाटन। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय। इस संग्रहालय में दोस्तों गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के जो है 2500 से अधिक वर्ष, 2500 वर्षों से अधिक 2500 वर्षों से अधिक की यहाँ पर अधिक की सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। कितने? 2500 वर्षों से अधिक की विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक नहीं दोस्तों, ओनली क्या, यहाँ पे जितनी भी गुजरात की जो भी विरासत है 2500 वर्षों से, तो यहाँ की विरासत को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा इस संग्रहालय में, जिसका नाम क्या दिया गया है? विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय। कहाँ पर? तो गुजरात के वडनगर में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसकी जो लागत लगी है, ये आप लोग लागत भी याद रख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी जो लागत है कितनी है? 298 करोड़। कितनी? 298 करोड़ क्या है इसकी लागत रही है। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, ये कहाँ पर? तो गुजरात के वडनगर में। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक कितनी रही है? तो कितनी रही है? 25वीं। कितनी रही है? 25वीं। तो 190 देशों में से, कितने? 190 देशों में से भारत की जो रैंक रही वो कितनी रही है? 25वीं। कितनी रही है? भारत की जो रैंक है वो 25वीं। टोटल कितने में से? 190 देशों में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? 25वें नंबर की। तो जो यहाँ पर पहली रही आप लोग वो याद रखिए, पहली जो रैंक रही किसकी रही? USA की, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड जो रही है वो किसकी रही है? इंग्लैंड की। सेकेंड किसकी रही है? इंग्लैंड की। और थर्ड में जो रहा है वो क्या रहा है? जर्मनी। क्या रहा है? ये तीसरे स्थान पे। और भारत के स्थान क्या है यहाँ पर? भारत की रैंक क्या है? 25 नंबर में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का सड़क सुरक्षा सप्ताह को आयोजित किया गया। तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक? तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। चलिए, हाल ही में NDRF ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये कब मनाया है? 19 जनवरी को। कब मनाया है? NDRF। अब NDRF क्या है? तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, नेशनल डिजास्टर, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या? रिस्पॉन्स फोर्स। इसका क्या है? ये फुल फॉर्म किसका? NDRF का, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो इसने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 19 जनवरी को। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 19 जनवरी 2006 को। कब हुई? 19 जनवरी 2006 को क्या हुई इसकी स्थापना? तो 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? NDRF दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ के जो वर्तमान में DG है आप लोग उनका नाम याद रखिए। जो NDRF के DG है वो कौन है? पीयूष आनंद। कौन है वर्तमान में जो है वो कौन है? पीयूष आनंद क्या है इसके? DG। किसके? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के क्या है ये? DG बनाएगा। और ये किसके अधीन आता है? ये जो फोर्स है NDRF ये किसके अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? जो फोर्स है वो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करती है। NDRF जिसके जो हेड है हमका DG है वो कौन है? पीयूष आनंद, जिसने अपना स्थापना दिवस मनाया है कब? 19 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकबरूक दिवस किस राज्य में मनाया गया? कौन सा दिवस? कोकबरूक दिवस, जिसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा भाषा दिवस। किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए, त्रिपुरा भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों? कोकबरूक क्या है? ये त्रिपुरा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 19 जनवरी 1979 को क्या बनी है? ये कोकबरूक जो है, कोकबरूक क्या?
बरोक, ये क्या है यहाँ की लैंग्वेज है। कोक बरोक ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है ये? ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। ये कब ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी है? 19 जनवरी 1979 को। तो प्रतिवर्ष जो है 19 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। तो किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। इसे त्रिपुरा भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये कब बनी है? तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, 19 जनवरी 1979 को जो है ये लैंग्वेज ऑफिशियल रूप से यहाँ पर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के जो डीजी बने हैं वो कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है क्या बने हैं? सीआरपीएफ के डीजी। अब सीआरपीएफ क्या है? तो इससे पहले भी हमने बात किए थे। सीआरपीएफ की अभी भी बात कर लेते हैं हम। सीआरपीएफ तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है किसका? सीआरपीएफ का। जो इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब हुई थी? 27 जुलाई। कब हुई इसकी स्थापना? 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना जो है सीआरपीएफ के नाम से न होकर किस नाम से हुई थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। किस नाम से? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप के नाम से हुई थी। किस नाम से? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी 27 जुलाई 1939 को। उसके बाद जो है 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम क्या रखा गया? सीआरपीएफ रखा गया। क्या रखा गया? सीआरपीएफ। 28 दिसंबर 1949 को क्या रखा गया इसका नाम? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके जो हाल ही में क्या बनाया गया है? डीजी नियुक्त किया गया है। वो किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट्स बता दो, सीआरपीएफ का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट्स बताओगे। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमिसलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस जानवर पर? तो गिद्ध पर। किस पर? गिद्धों पर जो है निमिसलाइड पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र सरकार ने गिद्ध जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमिसलाइड पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो कौन सा? डेविल स्ट्राइक। कौन सा अभ्यास चालू किया है? भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने तो डेविल स्ट्राइक जो अभ्यास चालू किया है। अब आप लोग कमेंट से बताओगे भारतीय सेना के प्रमुख और वायुसेना के प्रमुख कौन है? दोनों का आप लोग नाम जो है कमेंट्स में बताओगे। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में एल&टी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत, क्या है उसका नाम? उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? ये चेन्नई में। कहाँ पर? सेकंड जो रहा है दूसरा बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम क्या है? उत्कर्ष। क्या है ये? सेकंड क्या है? ये सेकंड बहुउद्देशीय पोत है जिसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। किसने? एल&टी शिपयार्ड ने। भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत है। किसका है? तो ये भारतीय नौसेना। अब आप लोग इनका नाम जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख है ये कौन है? इनका नाम भी आप लोग कमेंट्स बताओगे। जितना ज़्यादा आप कमेंट्स में आंसर दोगे उतने ज़्यादा आपको क्या होगी? चीज़ें याद रहेगी। चलिए आगे आते हैं। अपन क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी कोड 3.0 लॉन्च किया है? तो किसने? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सी कोड 3.0 लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य है, यहाँ पे इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो उद्देश्य है क्या? सी कोड का जो उद्देश्य है क्या है? वुमेन स्टार्टअप इकोसिस्टम। वुमेन्स स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ये किसके द्वारा? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया सी कोड, जिसका उद्देश्य क्या है? वुमेन्स स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। कहाँ पर? तो पंजाब में। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? तो मकड़ी की क्या है? खतरनाक प्रजाति है जिसका नाम क्या दिया गया? बिग बॉय। इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में जो है इस मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? तो इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है वो कहाँ पर स्थापित होगा? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। आप लोग अब जो कमेंट्स में बताओगे इसरो के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो, इसरो के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी पता है, जितनी भी है आप लोग जो है कमेंट्स में आंसर दोगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर? पटना। ये कहाँ आता है? तो बिहार में आता है। ये सम्मेलन है वो कौन से नंबर का है? 85वां। कौन सा सम्मेलन है ये? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन है। ये कौन से नंबर का है? तो 85वें नंबर का है। कहाँ पर आयोजन हुआ? तो बिहार के पटना में। कब हुआ? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया? तो आप लोग उद्घाटन भी याद रखोगे। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला। तो ओम बिरला कौन है? ओम बिरला कौन है? लोकसभा स्पीकर। क्या है ये? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। आप लोग याद रखोगे लोकसभा स्पीकर। चलिए, तो जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला के द्वारा 20 जनवरी को। कहाँ पर? बिहार के पटना में। तो इस बार का जो सम्मेलन है वो कौन से नंबर का है? 85वें नंबर का। इसका जो विषय रखा गया आप लोग वो भी याद रखिए। इस सम्मेलन में जो विषय रखा गया वो क्या रखा गया? संविधान की 75वीं वर्षगांठ। संविधान की 75वीं वर्षगांठ। क्या रखा गया? इसका ये विषय जो है रखा गया। किसका? ये जो सम्मेलन हुआ है कहाँ पर? पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, इसका ये विषय रखा गया। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी किसने की? तो इसकी जो मेजबानी की है वो किसने की है? मलेशिया ने। किसने? मलेशिया ने जो है इसकी मेजबानी की है। भारतीय नौसेना ने ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी दोस्तों फ्रांस ने। किसने? मलेशिया ने नहीं, फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने जो है इसकी मेजबानी की है। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभ्यास से कई बार पूछ लिया जाता है। तो ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास जो है भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है इसमें। तो इसकी मेजबानी किसने किया है? फ्रांस ने। ये 16 से लेकर 24 जनवरी तक चला। ये जो अभ्यास है वो कब तक? 16 से लेकर 24 जनवरी तक जो अभ्यास चला है। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च की है? अपनी जो नई पुस्तक उसका नाम द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो किसने? पंकज मिश्रा ने। किसने? पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च की है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने जो है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला घोषणा का जो संबंध है वो किससे है? जलवायु अनुकूल कृषि से। किससे? जलवायु अनुकूल कृषि से कंपाला घोषणा का संबंध है। आपसे पूछ लिया जाएगा। और कंपाला घोषणा, इसमें एक समय दिया गया है जलवायु अनुकूल कृषि में 2026 से लेकर 2035 तक। 10 साल का इसमें क्या दिया गया है? इसमें समय दिया गया है जिसमें क्या हो? कृषि में जो है थोड़ा बदलाव किया जाए जलवायु के अनुरूप, जलवायु अनुकूल कृषि। तो इसका संबंध किससे है? कंपाला घोषणा जो अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई है। 2026 से लेकर 2035 तक इसमें समय दिया गया है। हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समिति जो है UNCEBD में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हमसे क्या पूछा सीधे सीधे? UNCEBD की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में। कब हुई थी? 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य है आप लोग वो याद रखोगे। किसका उद्देश्य? UNCEBD का उद्देश्य जो है वो क्या है? वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली, वैश्विक सांख्यिकी, वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली को बढ़ावा देना, वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली को बढ़ावा देना। इसका क्या है ये उद्देश्य? और तो इसकी स्थापना हमसे पूछा था क्वेश्चन में UNCEBD में। इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 2014 में हुई है। इसको क्या करना? मजबूत करना, इसको बढ़ावा देना, वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली को। चलिए, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो भविष्य की जो राजधानी ईरान ने अभी योजना बनाई है कि उसकी जो भविष्य में राजधानी होगी वो क्या होगी? मकरान। क्या होगी? मकरान। तो आप लोग कमेंट में बताओगे कि ईरान की अभी वर्तमान में राजधानी क्या है?
वर्तमान में राजधानी क्या है? ईरान की वर्तमान में राजधानी आप लोग जो है कमेंट्स में बताओगे। और जो भविष्य की राजधानी के रूप में अभी योजना बनाई गई है तो वो किसे बनाई गई है? मकरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में तमिलनाडु के कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठवीं और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो किसने किया है? ये रूस ने। कहां पर? तो तमिलनाडु के कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र के लिए क्या है? छठवीं और अंतिम इकाई है। कहां? तो तमिलनाडु के कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र में 1000 मेगावाट की किसके सहयोग से? तो सॉरी, रूस क्या करेगा यहाँ पर? इसका निर्यात करेगा, छठवीं और ये क्या है? अंतिम इकाई। चलिए, हाल ही में विदेश मंत्री ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में जो है इसका दूतावास का उद्घाटन किया है। तो विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो क्या है 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलोर में किया है। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ पर होगा ये? मलेशिया में। कहां पर होगा? मलेशिया में। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2024-25 की वो किसने जीती है? कर्नाटक ने। कौन रहा इसमें विजेता? कर्नाटक ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की जीत ली है। और किसे हराया है? तो वो भी आप लोग याद रखिए, विदर्भ को। किसे हराया है? विदर्भ को हराकर जो है कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। इसका जो आयोजन हुआ था वो कब से हुआ था? 21 दिसंबर से। कब से चल रहा था ये? 21 दिसंबर से 18 जनवरी तक ये चला है। 18 जनवरी तक विजय हजारे ट्रॉफी। और ये इसका जो एडिशन है वो भी आप लोग याद रखिए, जो 2024-25 में हुआ, इसका ये 32वां एडिशन है। कौन सा? 32वें नंबर का क्या हुआ ये विजय हजारे ट्रॉफी, जिसे किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। किसे हराकर? विदर्भ को। प्रतिवर्ष ग्राहक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है ग्राहक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? 17 जनवरी को इसकी जो शुरुआत हुई है, इस दिवस को मनाने की कब हुई इसकी शुरुआत? 1983 में। 1983 में जो है इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है, ग्राहक सेवा दिवस। चलिए आगे आते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 2024 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है ये पुरस्कार? 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों इसकी एक फुल वीडियो बनी है खेल रत्न पुरस्कार की, यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें। आपको उसमें पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी, जैसे अर्जुन अवार्ड 32 को क्या दिया गया? अर्जुन अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब पुरस्कार की हमने वहां पर बात की थी। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। वहां पर मेजर ध्यानचंद के बारे में हमने बात की थी, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका नाम बदला गया। इसका जो पहले नाम था वो क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखें। चलिए आगे आते हैं अपन क्वेश्चन में। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ आयोजित होता है ये? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? तो सागर द्वीप में। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में जो है गंगा सागर मेला का आयोजन होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में। एक नदी है हुगली नदी के तट पर। कौन सी नदी? हुगली नदी के तट पर जो है इसका आयोजन होता है, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे किसका आयोजन? तो गंगा सागर मेला। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में हुगली नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार। ये किसे दिया गया है? तो टीवी गोपाल कृष्णन को। किसे? टीवी गोपाल कृष्णन। तो ये कौन है? ये है मृदंग वादक। क्या है ये? मृदंग वादक। ये जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये राष्ट्रीय सम्मान है। कौन सा? आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार। ये क्या है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? ये राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्रीय क्या है ये? सम्मान, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। तो जब ये दिया गया है वो टी.वी. गोपाल कृष्णन को, ये क्या है? मृदंग वादक। क्या है ये? मृदंग वादक है, जिन्हें क्या दिया गया है? आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये किस हाईकोर्ट में चुने गए हैं? तो दिल्ली हाईकोर्ट में। कहाँ पर? दिल्ली हाईकोर्ट में जो है देवेंद्र कुमार उपाध्याय को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे आते हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो नए जस्टिस जो बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस के विनोद चंद्रन। कौन बने हैं? के विनोद चंद्रन। ये क्या बने हैं? जस्टिस बने, ना कि चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि आप मुख्य न्यायाधीश। तो वो कौन है? संजीव खन्ना। क्या नाम है उनका? संजीव खन्ना। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं? तो केवल कितने हैं? एक है। बाकी क्या है? हाई कोर्ट है। टोटल कितने हैं भारत में हाई कोर्ट? तो उनकी संख्या कितनी है? 25 कितने हैं हमारे पास भारत में? जो है टोटल क्या है? हाई कोर्ट है, या हम कहें उच्च न्यायालय। और जो सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय वो कितना है? केवल एक, जिसके जो हेड है, हम जिनके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? संजीव खन्ना। अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है, तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान में वर्णित है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाएंगे। कितने? तो 33 अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाएगी। कितने? 33 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो जो बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, तो वो कौन बने हैं? के विनोद चंद्रन जस्टिस बने हैं। ये क्या? सुप्रीम कोर्ट के। तो टोटल कितने होते हैं? 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, साथ में क्या होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? आप लोग जो है कमेंट से बताओगे। तो ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बन चुकी है। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख जो है क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश जो पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुका है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, इसकी जो शुरुआत हुई है उल्लास की नव साक्षरता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत मार्च 2023 में। कब हुई? मार्च 2023 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका नाम क्या दिया गया? उल्लास। इसका जो उद्देश्य है आप लोग वो भी याद रखिए। इसका उद्देश्य जो है वयस्कों को साक्षर करना। किसको? वयस्कों को साक्षर करना। वयस्कों को साक्षर करना। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहला जो बन चुका है पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई, वो क्या बन चुका है? लद्दाख बन चुका है। इसकी जो शुरुआत हुई है उल्लास की मार्च 2023 में। हाल ही में किस देश ने $42.3 मिलियन के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो ये किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने जो क्या की है यहाँ पर $42.3 मिलियन के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति। कौन सी रणनीति? पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? फ्यूचर मिनरल्स फोरम ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये रियाद में। कहाँ पर? रियाद में जो है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 शुरू हुआ है। हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के? सिंगापुर के। कहाँ के? सिंगापुर के जो है मानद नागरिक सम्मान से जो है मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैसे? तरुण दास। अब ये कौन है? CII के पूर्व महानिदेशक। अब CII क्या है? तो CII भारतीय उद्योग महासंघ। क्या है ये? भारतीय उद्योग महासंघ। इसका फुल फॉर्म भारतीय उद्योग महासंघ। ये क्या है? इसके पूर्व महानिदेशक रहे हैं तरुण दास, जिन्हें क्या दिया गया है? सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया गया, क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो अपना देश भारत। क्या है? ये चौथे स्थान में जो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने में चौथा देश बन चुका। तो पहले नंबर में क्या है? आप लोग ये भी याद रखेंगे, पहले नंबर में है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड में जो है वो कौन है? इंग्लैंड। सेकेंड में कौन है? सेकेंड नंबर में कौन है? इंग्लैंड। और थर्ड नंबर में जो है वो कौन है? चाइना। और फोर्थ नंबर में कौन है? अपना देश भारत, जो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन चुका है। USA पहले नंबर में, सेकंड नंबर में रूस है। सॉरी, सेकंड नंबर में कौन है? इंग्लैंड ना होगी, क्या है? सेकंड नंबर में रूस है। आप लोग याद रखोगे क्या? रशिया। सेकंड नंबर में, थर्ड में क्या है? चाइना। फोर्थ में क्या है? अपना देश भारत। मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला अपना देश भारत चौथे स्थान में। हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? ये तिरुवल्लुवर दिवस ये क्या है? पोंगल का एक भाग है। क्या है? ये पोंगल त्योहार है, उसका क्या है? ये पोंगल का एक भाग है। ये कहाँ मनाया गया? तो ये
तिरुवल्लुवर दिवस ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का त्यौहार क्या है फेमस? पोंगल त्यौहार, जो कब होता है? तो ये जब अपने उत्तर भारत में क्या चल रही है, जैसे मकर संक्रांति, तो दक्षिण भारत में क्या मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ पर? मणिपुर में। कौन सा महोत्सव? गान नगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में। ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो जेलियानग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जेलियानग्रोंग के समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला ये सांस्कृतिक त्योहार है। सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार। सांस्कृतिक और क्या है ये? धार्मिक त्योहार। कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। धार्मिक त्योहार किस समुदाय के द्वारा? तो किस समुदाय के द्वारा? जेलियानग्रोंग समुदाय के द्वारा। कहाँ पर? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है गान नगाई महोत्सव। आप लोग याद रखोगे, मणिपुर। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कर लिया है, क्वेश्चन रिपीट है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की जो चेयरपर्सन बनी है वो कौन बनी है? अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? स्मृति मंधाना ने। कितने गेंदों में? तो 70 गेंदों में क्या बनाया है इन्होंने? शतक बनाया है स्मृति मंधाना ने, जिन्होंने हरमनप्रीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका? हरमनप्रीत सिंह का। हरमनप्रीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरमनप्रीत सिंह का रिकॉर्ड क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। इन्होंने कितने गेंदों में बनाया था? रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये जो हरमनप्रीत सिंह है, इन्होंने 87 गेंदों में शतक बनाया था। कितनी गेंदों में? 87 गेंदों में क्या बनाया था? शतक बनाया था। जिसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? स्मृति मंधाना ने। 70 गेंदों में यहाँ पर शतक लगाने वाली क्या बन चुकी है? भारतीय महिला क्रिकेटर, जिन्होंने वनडे में सबसे तेज शतक लगाया है। किसमें? भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है स्मृति मंधाना ने। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं। किसके? पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग। अब इस आयोग की हम स्थापना की बात करें, इस आयोग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 3 अगस्त 1948 को। कब हुई इसकी स्थापना? 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई। और जिसके जो पहले अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिए, पहले अध्यक्ष होमी जे भाभा। होमी जे भाभा क्या है? इसके पहले अध्यक्ष रहे। और वर्तमान में जो चुने गए हैं वो कौन है? अजीत कुमार मोहंती। इस आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ? 3 अगस्त 1948 को क्या हुई इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर याद रखोगे कहाँ पर है? मुंबई। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।